हेलो दोस्तों, नमस्कार भाई सभी को। इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई क्लास 10 2025 के सेट 1 क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन 11 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप इससे पहले जरूर देख के आइएगा। चलिए अब क्वेश्चन 11 स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन 11 है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी is 2m square plus 3m, then its second term is। क्वेश्चन में बोला है कि अगर हमें सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स गिवन है एक एपी की यानी समांतर श्रेणी की, जैसे कि वो ये है 2m स्क्वायर प्लस 3m, तो हमें उसकी दूसरी टर्म ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन में हम गिवन लिखेंगे। गिवन में हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स दे रखा है जो कि है 2m स्क्वायर प्लस 3m, और हमसे पूछा क्या है, टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, सेकंड टर्म यानी कि a2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चार ऑप्शन हमारे पास ये हैं, 10, 9, 12 एंड 4। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स बोला है, क्या मैं यहां से m की जगह 1 रख सकता हूं और सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकाल सकता हूं? पुट करके देखते हैं। सम ऑफ फर्स्ट टर्म मैं क्यों निकाल रहा हूं, इसका लॉजिक आपको पता चल जाएगा। की जगह 1 पुट करते के साथ ही जी आपका 2, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 3 इंटू 1 3, और यहां से 2 प्लस 3 हो जाएगा आपका 5। सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है, मतलब पहली टर्म का योग। पहली टर्म का योग किसके साथ? पहली टर्म का योग करने के लिए कोई और टर्म उसके पास उस साथ नहीं होगी, इसलिए हम पहली टर्म के योग को पहला टर्म ही बोल देते हैं। इसलिए पहली टर्म हमारी 5 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरे पे क्या हम m की जगह 2 रख के सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं? आइए निकालते हैं। 2 इंटू एम का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एम यानी कि 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 3 टू जा 6, 2 मल्टीप्लाई 4 8, 8 प्लस 6 आपका कितना हो जाएगा 14। सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी पहली टर्म 5 थी, और सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स यानी कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स क्या होगा, पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म। हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स है 14, हम पुट कर देंगे। क्या हमारे पास पहली टर्म भी है? बिल्कुल है, 5। टर्म चाहिए यानी a2 की वैल्यू चाहिए, बिल्कुल चाहिए। क्या हम निकाल नहीं सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जहां से हम a2 की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो वो हो जाएगी 14 माइनस 5 यानी कि 9। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम लोग क्वेश्चन 12 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 12 लिखा हुआ है, मोड एंड मीन ऑफ अ डेटा आर 15x and 18x respectively, then the median of the data is। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, x, 11x, 17x एंड 34x। क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि मोड और मीन आपको किसी डेटा का दे रखा है 15x और 18x के बराबर, तो आपको मीडियन की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो यहां पर आप वही गिवन लिख लेंगे अपना, जो हमारा बेसिक सा रूल होता है। सबसे पहले मोड की वैल्यू कितनी है, मोड है आपका 15x, और मीन की वैल्यू कितनी है 18x। फाइंड क्या करना है हमें, टू फाइंड हमें करना है मीडियन की वैल्यू। क्लियर? तो आप जब चैप्टर स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे तो आपने उसमें एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला वी कैन से, एम्पिरिकल फॉर्मूला के हिसाब से हम कह सकते हैं कि 3 मीडियन इक्वल टू मोड
प्लस 2 मीन। ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है जो किसी भी डेटा के लिए यूज किया जा सकता है। तो 3 मीडियन, हमें मीडियन की वैल्यू नहीं पता तो हम मीडियन को मीडियन ही लिखेंगे, बराबर मोड, मोड की वैल्यू हमें दे रखी है 15x तो हम 15x लिख लेंगे, प्लस 2 इंटू मीन की वैल्यू भी हमें दे रखी है 18x तो हम उसको भी 18x लिख लेंगे। यहां से 3 मीडियन इक्वल टू 15x प्लस 2 इंटू 18, 18 टू जा 36x। 3 मीडियन बराबर 15x प्लस 36x, ये मिलके हो जाएंगे आपके 6 प्लस 5 11, 3 प्लस 1 4, 51x के बराबर। और जब हम मीडियन निकालेंगे तो ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई में है मीडियन के साथ, उधर जाके 51x के साथ उसे डिवाइड में जाना होगा। तो मीडियन की वैल्यू 51/3x हो जाएगी और 3 से 51 आप काट सकते हो। 3 से 51 जब आप काटोगे तो आपकी मीडियन की वैल्यू आ जाएगी 17, 3 51 होता है तो मीडियन की वैल्यू आपकी आ जाएगी 70। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 17x। क्वेश्चन 13 अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन 13 में लिखा हुआ है अ कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। The probability of it being a red face card is। यहां पे हमसे बोला गया है कि एक कार्ड को 52 पत्तों में से छांटा गया है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो जो कार्ड हमने छांटा है वो एक रेड कलर का फेस कार्ड है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको कार्ड की कुछ बातें बताना चाहूंगा। जैसे जो हम प्लेइंग कार्ड्स जो हम खेलते हैं वो कार्ड 52 होते हैं जिनको 2 सूट्स में बांटा जाता है, मतलब 2 कलर के सूट्स में बांटा जाता है। एक आपके ब्लैक हो गए और एक आपके रेड हो गए। ब्लैक में आपके आ जाते हैं, ब्लैक में भी आपके 2 सूट्स बढ़ जाते हैं। इसमें भी ब्लैक कलर के जो 2 सूट्स होते हैं वो हमारे होते हैं स्पेड और क्लब्स। ये 2 आपके ब्लैक कलर के सूट्स होते हैं। रेड कलर के जो 2 सूट्स होते हैं उनका नाम होता है हार्ट और डायमंड्स। इस तरह से ये 52 पत्ते 4 सूट्स में डिवाइड हो जाते हैं और हर एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं। हर एक कार्ड सूट पे जो 13 कार्ड्स होते हैं उनमें से पहला कार्ड एस होता है, फिर 2 3, इस तरह से नंबर चलते हैं जो कि आपके 10 तक जाते हैं। उसके बाद आपके किंग, क्वीन और जैक वाले कार्ड्स होते हैं। इसी तरह से पैटर्न सब में चलता है। अब हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि आप जो कार्ड चुनेंगे वो रेड कलर का फेस कार्ड होना चाहिए। फेस कार्ड हमारे ये आखिर के 3 कार्ड्स होते हैं, किंग, क्वीन और जैक। रेड कलर के फेस कार्ड्स कितने होंगे दोस्तों? स्पेड में 3 और क्लब्स में भी 3। रेड कलर के फेस कार्ड टोटल 6 ही होते हैं। तो अभी हम इसे इरेज करेंगे। मुझे खाली ये कॉन्सेप्ट आपको बताना था ताकि आपके क्वेश्चन को समझने में दिक्कत ना हो आपको। अब इसको हम मिटाते हैं। और इसके बाद सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करेंगे अब, और गिवन लिखेंगे सबसे पहले। गिवन में सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं एक डेक में, इन अ डेक इज 52 होते हैं। और नंबर्स ऑफ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड का नंबर कितना होता है, मतलब कितनी संख्याओं में रेड फेस कार्ड अवेलेबल होते हैं, वो होते हैं 6।
अब अगर हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए इस बात की कि एक रेड फेस कार्ड आएगा या नहीं आएगा, इस बात की प्रायिकता यानी चांसेस होते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी 6 ऊपर अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम नीचे यानी कि 52। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3/26, जो कि ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा हमारा। ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। और 4 ऑप्शन हमारे दे रखे हैं। हमें एक रैशनल नंबर चाहिए √3 और √5 के बीच में, जो कि इन चारों में से ही कोई एक होने वाला है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा रैशनल होना चाहिए, लेकिन क्या ये चारों ऑप्शन रैशनल हैं? नहीं, इनमें ये ऑप्शन रैशनल नहीं होगा, क्योंकि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसीलिए ये एक इरेशनल नंबर में काउंट किया जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद पाई हमारा कोई इरेशनल, मतलब ये कोई रैशनल नंबर नहीं होता, तो हम इसे भी एलिमिनेट कर देंगे। इसके बाद हमारे 2 ऑप्शन बचते हैं, ये दोनों के दोनों ही रैशनल होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों में से √3 और √5 के बीच में कौन आता है। सबसे पहले √3 की वैल्यू हमें अप्रोक्स में पता होनी चाहिए, तभी हम इसका आंसर सही से कर पाएंगे। √3 की अप्रोक्स वैल्यू 1.73 होती है और √5 की अप्रोक्स वैल्यू 2.23 होती है। अप्रोक्स होती हैं दोनों वैल्यूज, अप्रोक्स होती हैं दोनों वैल्यूज। अगर आप देखें तो √3 और √5 के बीच में यानी 1.73 और 2.23 के बीच में 2.32 इससे ज्यादा बड़ा नंबर हो रहा है, मतलब ये √5 के बाद आएगा। √3 और √5 के बीच में चाहिए हमें, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। हमारा एंड में ऑप्शन सही बचेगा, वो बचेगा ऑप्शन नंबर डी। अभी हम लोग क्वेश्चन 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 15 लिखा हुआ है, इफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैज एन एरिया ऑफ 40 पाई स्क्वायर यूनिट्स एंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 72 डिग्रीज, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। इसका मतलब ये है, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमें दे रखा है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है हमें, जो कि है 40 पाई स्क्वायर यूनिट्स, और सेंट्रल एंगल गिवन है हमारे पास। सेंट्रल एंगल यानी कि थीटा गिवन है हमारे पास, विच इज 72 डिग्रीज। इस तरह का आपका सर्कल होगा और इस तरह से आपका वो सेक्टर कट हुआ होगा, जिसका एंगल 72 डिग्रीज का है। रेडियस हमें नहीं पता, और इसका पूरे का एरिया हमें दे रखा है 40 पाई स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर? तो सबसे पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं, ताकि हमारा सॉल्यूशन अच्छे से हम कर सकें, कर सकें। सबसे पहले यहाँ पे हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल का जो हमारा फॉर्मूला हमने चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में पढ़ा है, वो हमें यहाँ पे लगाना होगा, जो कि होता है θ/360 इंटू πr², जहां पर थीटा हमारा सेंट्रल एंगल होता है और पाई की जगह 22/7 रखना है। रेडियस मतलब जो आपका रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल हमें क्वेश्चन में गिवन है 40 पाई, तो हम 40 पाई रख देंगे, इक्वल टू थीटा की जगह 72 डिग्री गिवन है, तो हम 72 रख देंगे, अपॉन में 360 इंटू में पाई की जगह पाई, और रेडियस हमें नहीं पता, तो रेडियस का स्क्वायर। अब रेडियस के स्क्वायर के अलावा जो भी कुछ इस तरफ एक्स्ट्रा है उसे हम इस तरफ ले आएंगे, ताकि हम रेडियस को अकेला छोड़ के सॉल्व कर सकें। तो रेडियस का स्क्वायर इधर ही रहेगा, 360 इधर नीचे था, इधर जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 40 पाई के साथ, 360 हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, और ऊपर 72 और पाई दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में थे, तो नीचे आके दोनों के दोनों ही डिवाइड में चले जाएंगे। यहां से आप पाई से पाई को कैंसिल कर सकते हो, और
अब आप 72 से 360 को डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, मे बी, यस कर सकते हैं। और 72 आई थिंक 5 2 10 एंड 5 35, यस 72 5 360 हो जाएगा आपका। और आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 40 इंटू 5, 4 5 20, 200। अब आर को निकालना हो तो हमें रूट उधर ले जाना होगा, रूट 200। रूट 200 में से हम इसको ऐसे लिख देंगे, रूट 2 मल्टीप्लाई 100। और जब भी हम 100 को रूट से बाहर निकालते हैं तो वो 10 हो जाता है और रूट 2 अंदर ही रह जाएगा। यूनिट्स इज द आंसर। और रेडियस की वैल्यू 10 रूट 2 यूनिट्स आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो क्वेश्चन 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 16 है, इन द गिवन फिगर PA is a tangent from an external point P to a circle with center O. If angle POB is equal to 115 डिग्री, then angle APO is equal to। इस फिगर में बोला गया है कि एक सर्कल दे रखा है हमें जिसका सेंटर O है, PA एक टेंजेंट है और POB एंगल 115 डिग्री दे रखा है और आपसे एंगल APO की वैल्यू पूछी है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन में गिवन लिख लेंगे, हमें जो जो गिवन दे रखा है। गिवन दे रखा है हमें एंगल POB 115 डिग्री के बराबर है, 115 डिग्री के बराबर है। और इसके बाद टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है एंगल APO को, APO की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या हम एंगल POA प्लस एंगल POB को 180 डिग्री लिख सकते हैं। रीजन होगा इसका लीनियर पेयर। आप लोग जिस तरह से देख सकते हैं AOB एक स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए जो एंगल POB ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल जो अंदर वाला है एंगल POA वाला, ये दोनों मिलके एक लीनियर पेयर का फॉर्मेशन करेंगे, यानी इन दोनों को मिला के 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहां सबसे पहले हम लोग एंगल POA निकाल लेंगे। एंगल POA की वैल्यू कितनी आएगी, एंगल POB की जगह हम 115 रखेंगे और इधर 180। यहां से एंगल POA की वैल्यू हमारी निकल के तैयार हो जाएगी 180 माइनस 115। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर होगा 10 में से 5 गए 5 और 17 में से 11 गए तो 6। 17 में से 11 गए तो आपके 6 बचेंगे। एंगल POA आपका 65 निकल के आ जाएगा। और इसके बाद आप जानते हैं कि टेंजेंट और रेडियस आपस में एक दूसरे में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये आपकी एक थ्योरम है। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे एंगल PAO इक्वल टू 90 डिग्री और इसका रीजन हम दे देंगे टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक एंगल 90 डिग्री का है, दूसरा 65 का है, तो क्या हम ट्रायंगल का तीसरा एंगल निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे एंगल APO प्लस एंगल PAO प्लस एंगल POA, तीनों मिला के 180 डिग्री होगा और इसका रीजन हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल APO की वैल्यू हमें नहीं पता, वही निकालनी है हमें, एंगल APO की वैल्यू ही निकालनी है हमें, प्लस एंगल PAO की वैल्यू 90 डिग्री है जैसा कि अभी हमने निकाला है। एंगल POA की वैल्यू 65 डिग्री है, वो भी हमने निकाल रखा है, इक्वल टू 180 डिग्री। जब हम एंगल 90 डिग्री को और 65 डिग्री को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9 + 6 15 155 इक्वल टू 180 डिग्री। जब हम इनको आपस में माइनस कर देंगे तो एंगल APO की वैल्यू हमारी 180 माइनस 155
यानी कि 25 डिग्री इसके बराबर आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। It is attached to a string inclined at an angle of 30 degree to the horizontal. The length of the string is। सबसे पहले तो यहां पर इस तरह से आप मान लीजिए कि काइट उड़ रही है, ठीक है, और ये उसकी हो गई स्ट्रिंग, ये आपका हो गया ग्राउंड, ठीक है, ये आपका हो गया ग्राउंड, और ये आपकी है काइट, ठीक है। ये काइट यहां से मतलब ग्राउंड से 150 मीटर की ऊंचाई पर है, और जो स्ट्रिंग है हमारी, यानी कि जो धागा है जिससे वो स्ट्रैच अटैच हो रखी है, वो इंक्लाइन हो रखा है 30 डिग्री के एंगल पे हॉरिजॉन्टली, यानी हॉरिजॉन्टली 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन हो रखा है, मतलब ये एंगल हमें 30 डिग्री का गिवन है। हमसे पूछा है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि इस स्ट्रिंग की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। अगर हम इसको एक ट्राइंगल के रूप में लिखें तो इस पॉइंट को अगर ए बोल दें, इसको अगर बी बोल दें, और इसको अगर सी बोल दें, तो हमें ए सी की वैल्यू चाहिए। सॉल्यूशन में अभी हम गिवन लिखना स्टार्ट करते हैं। गिवन में हमें ए बी की वैल्यू पता है 150 मीटर, और एंगल सी पता है हमें 30 डिग्री। इस ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 90 डिग्री का होगा, राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं। तो 30 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और हमें हाइपोटेनस यानी स्ट्रिंग की वैल्यू चाहिए। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो जो है हमें वही काम में लेना होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर हमारी गिवन है और हाइपोटेनस हमें निकालनी है। तो यहां से हम साइन थीटा के हिसाब से चल लेंगे। साइन ही क्यों लिया मैंने, आप लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर गिवन दे रखी है 30 डिग्री के सामने वाली, और हमें हाइपोटेनस निकालनी है। परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस निकालनी है, इसी हिसाब से मैंने रेशियो भी लिया है। अब साइन थीटा की जगह मैं 30 डिग्री का इस्तेमाल करूंगा। 30 डिग्री का अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो 30 डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर होगी सामने वाली, यानी कि ए बी, और हमारी हाइपोटेनस हो जाएगी ए सी, यानी जो लेंथ हमें चाहिए। साइन 30 की वैल्यू हमारी होती है 1/2। ए बी की वैल्यू है 150 मीटर अपॉन में ए सी। अगर ए सी का हम क्रॉस मल्टीप्लाई उधर कर दें और 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हम इधर कर दें, तो हमें ए सी की वैल्यू मिल जाएगी 150 मीटर इंटू 2, दैट मीन्स 300 मीटर। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18 स्टार्ट करने जा रहे हैं। A piece of wire 20 centimeter long is bent into the form of an arc of a circle of radius 60 upon pi centimeter. The angle subtended by the arc at the center of the circle is। कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि एक स्ट्रेट वायर है, उसको हमें एक आर्क के रूप में हमने बेंड किया उसको, और वो आर्क ऐसी है जिसका रेडियस हमारा 60 अपॉन पाई सेंटीमीटर दे रखा है, और जो वायर की लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हमें एंगल बताना है कि उस आर्क के द्वारा सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म हुआ होगा। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में हमें क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ वायर दे रखी है आपको, लेंथ ऑफ वायर दे रखी है विच इज 20 सेंटीमीटर, विच इज 20 सेंटीमीटर, और आपको रेडियस ऑफ आर्क दे रखी है, रेडियस ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल दे रखा है आपको 60 अपॉन पाई
सेंटीमीटर और आपको एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर यानी कि थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब अगर मैं इसको एक आर्क के रूप में बनाना चाहूं तो कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से ये फॉर्म हो जाएगा। ये आपका थीटा होगा और ये आपकी आर्क होगी जो कि 20 सेंटीमीटर की लेंथ के साथ होगी और ये आपका रेडियस होगा। अब अगर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो क्या लेंथ ऑफ वायर इक्वल बोल सकता हूं मैं लेंथ ऑफ आर्क के। क्यों? क्योंकि हमारी जो वायर थी उसी को बेंड करके हमने एक आर्क की शेप में ठीक किया है उसको। तो वायर की जो लेंथ है और आर्क की जो लेंथ है वो लगभग सेम रहेगी, लगभग नहीं पूरी सेम रहेगी। लेंथ ऑफ वायर हमें 20 सेंटीमीटर दे रखी है और लेंथ ऑफ आर्क का हमारा एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, 20 की जगह हमें हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा के अलावा हम सब कुछ बाकी सब इधर उठा के ले आएंगे। तो 20 360 इधर नीचे है तो यहां आके इस तरफ ऊपर की तरफ हो जाएगा और 2 पाई आर नीचे की तरफ आ जाएगा, 2 पाई आर नीचे की तरफ आ जाएगा और इस तरफ क्या रह जाएगा थीटा। ये थीटा आपका डिग्रीज में आएगा। सबसे पहले थीटा की वैल्यू इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 360 अपॉन में 2 इंटू पाई इंटू रेडियस की वैल्यू है 60 अपॉन पाई। सबसे पहले यहां से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और 20 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स में, 3 से 360 कैंसिल हो जाएगा 120 टाइम्स में और 2 से 120 कैंसिल हो जाएगा 60 टाइम्स में। अल्टीमेटली थीटा की वैल्यू पूरी कैलकुलेशन करने के बाद हमारी 60 डिग्रीज के इक्वल आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लोग असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन 19 और क्वेश्चन 20 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होंगे जिसमें से इन चारों में से हमें कोई एक ऑप्शन ठीक करना होगा। सबसे पहले असर्शन यानी कि स्टेटमेंट दे रखी है हमें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ नंबर एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 20 इज 1। क्या ये बात ठीक लग रही है आपको? ये बात ठीक नहीं है और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि अगर आप कोई भी नंबर रैंडमली चुनते हैं 1 to 20 से लेकर तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 नहीं होगी बल्कि उसकी प्रोबेबिलिटी 1/20 होगी। 1/20 क्यों होगी? क्योंकि टोटल नंबर हमारे पास 20 होंगे और उनमें से हमें एक सिलेक्ट करना होगा, इसीलिए सबकी प्रोबेबिलिटी 1/20 होगी। इसलिए यहाँ पे असर्शन जो है हमारा फॉल्स हो जाएगा। और रीजन भी एक बार देख लेते हैं, वैसे तो हमें पता ही चल गया है रीजन ट्रू ही होगा, तो रीजन फिर भी देख लेते हैं। फॉर एनी इवेंट ई, किसी भी इवेंट ई के लिए, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज 1, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई 1 है देन ई इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट। तो ई को हम एक श्योर इवेंट बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर किसी की प्रायिकता 1 आ रही है मतलब वो 100% होने के चांसेस हैं, इसीलिए हम उसे श्योर इवेंट बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में रीजन जो है वो सही है और असर्शन जो है वो गलत है, यानी असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करने जा रहे हैं असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन का। असर्शन दिया गया है, इफ वी जॉइन टू हेमिस्फेयर्स ऑफ सेम रेडियस अलोंग देयर बेसिस देन वी गेट अ स्फेयर। इन्होंने कहा कि अगर हम दो हेमिस्फेयर्स को लें और उन्हें उनके बेसिस के अलोंग पे ज्वाइंट कर दें और उन दोनों हेमिस्फेयर्स का रेडियस सेम है तो हमें एक स्फेयर मिल जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। कैसे? क्योंकि मान लीजिए ये हमारा पहला हेमिस्फेयर है जिसको हमने इस तरह से उल्टा कर दिया है और ये हमारा दूसरा हेमिस्फेयर है जिसको हमने इस तरह से सीधा करके इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया है और रेडियस इनका सेम है, तो ये हमारे पास एक बड़ा स्फेयर आ जाएगा। तो असर्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात,
total surface area of a sphere of radius r is 3 pi r square. 3 pi r square. टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ना कि 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा रीजन जो है वो एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। इसका मतलब इसमें इन चारों में से जो सही ऑप्शन होगा वो होगा असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक खत्म कर लिया है इस सेट का। अब हम लोग अगला सेक्शन बी स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा ताकि आप सेक्शन बी को भी सॉल्व कर सके हमारे वीडियो के माध्यम से। थैंक यू।